सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी छठा राउंड। अब टूर्नामेंट धीरे धीरे करके अपने फाइनल फेज में पहुंचता जा रहा है और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस छठे राउंड में भी देखने को मिली है। पहले बात करते हैं हम हैदराबाद वर्सेस मुंबई के मैच की। हैदराबाद ने ये मैच बिना तिलक वर्मा के जीत लिया। अब तक तिलक वर्मा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हैदराबाद की रही थी। उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाई और भी इंपॉर्टेंट पारियां उनकी तरफ से इस सीजन देखने को मिली थी। 155 रन हैदराबाद ने बिना तिलक वर्मा के बनाए और उस टोटल को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लिया। 23 रन से मैच जीत लिया क्योंकि मुंबई को 132 पर ऑल आउट कर दिया। इस सीजन हैदराबाद की टीम में तिलक वर्मा के अलावा जो प्लेयर इमर्ज होके आया है वो है रवि तेजा, जिन्होंने 6 मैचेस में 18 विकेट लिए हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाज। आप अगर इनको समझे ना कि किस तरह की गेंदबाजी है, नई गेंद स्विंग कराते हैं, पुरानी गेंद स्लोअर वंस और वेरिएशन बहुत अच्छा डालते हैं। और स्विंग कराने में भी जो खास चीज जो मैं देखता हूं, जनरली आप जो स्विंग कराने वाले गेंदबाज होते हैं उनका एक्शन बड़ा ऑर्थोडॉक्स होता है, बड़ा कन्वेंशनल होता है। बहुत कम आप देखते हैं कि किसी स्विंग कराने वाले गेंदबाज का एक्शन जो है वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो, अनकन्वेंशनल हो। उसको पिक करना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोहेल तनवीर का था, और जब नए नए आए थे तो उनका गेंद स्विंग भी करता था, और जब वो उस तरह से स्लोअर वन डालते थे लास्ट में तो उसको पिक करना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो कुछ कुछ उस तरह का एलिमेंट आप कह सकते हैं, उस तरह के गेंदबाज नहीं है, उस तरह का एक एलिमेंट है कि स्विंग पिक करना भी एक्शन की वजह से मुश्किल है कि किस तरफ हो रही है और कितना हो रही है, और बाद में जब डेथ में स्लोअर वंस डालेंगे तो वो भी पिक करना मुश्किल हो रही है। और इसीलिए इनको इतने ज्यादा विकेट मिल रहे हैं। अब तक इस सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर है रवि तेजा, जिन्होंने हैदराबाद की टीम को भी आगे रखा हुआ है। उसके बाद बात आती है इनकी बल्लेबाजी की। यहां तो बल्लेबाजी आई नहीं है, लेकिन इनके जो ओवरऑल रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके नाम पर 2 सेंचुरी है, 850 है, अच्छा खासा एवरेज है। उसके बाद लिस्ट ए क्रिकेट यानी 50 ओवर क्रिकेट की बात करेंगे तो वहां पर इनके नाम 2 सेंचुरी है, 550 है, मतलब बल्लेबाजी कर सकते हैं। T20 में स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है बट बल्लेबाजी का पोटेंशियल है। तो एज ए ऑलराउंडर भी आपको जहां पोटेंशियल आजकल इंडियन क्रिकेट में दिखता है तो हमें लगता है कि ऑलराउंडर हो सकता है, इनमें पोटेंशियल है जरूर। बल्लेबाजी आगे अभी आप देखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी आएगी, रणजी ट्रॉफी आएगी, वहां पर कैसा प्रदर्शन रहेगा उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और आखिरी जो 6 मैचेस यहां पर T20 में रहे इनके लिए बहुत कमाल के गए हैं। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर वर्सेस मिजोरम के मैच की, तो जम्मू कश्मीर का फाइनली खाता खुल गया। इतने मैच के बाद उन्होंने पहला मैच जीत लिया, 153 उन्होंने बनाए और मिजोरम को 146 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस सीजन कुछ भी जम्मू एंड कश्मीर की टीम के लिए अच्छा नहीं गया सिवाय युद्धवीर सिंह की गेंदबाजी। वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हुई, लेकिन जो एक चीज कांस्टेंट थी जम्मू कश्मीर की टीम में वो थी युद्धवीर सिंह की गेंदबाजी। आप देखिए बहुत सारे गेंदबाजों की बात पिछले कुछ वक्त में जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट में हुई है। किसी के पास पेस है, किसी के पास कुछ है, तमाम चीज़ें निकल करके आती हैं, लेकिन शेयर क्वालिटी की बात अगर आप करेंगे ना, जिसको आप किसी भी फॉर्मेट में गेंदबाजी करवा लीजिए, और जैसे मैंने कहा था कि अच्छी गेंद टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छी है और T20 क्रिकेट में भी अच्छी है। आपने उनको लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पहला स्पेल करते हुए इसी सीजन जब देखा था तो नई गेंद से जो उन्होंने 2-3 विकेट लिए थे, तो वो क्वालिटी उनके पास है। और एज अ बॉलर T20 की जो स्किल होती है जिसको आपको बाय द टाइम डेवलप करना पड़ता है, तो वो भी धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्योर क्वालिटी की बात करूं, बिकॉज उनके पास सब कुछ है जो एक फास्ट बॉलर के पास होना चाहिए। अच्छी हाइट उनके पास है, अच्छा एक्शन उनके पास है, यंग है, पेस उनके पास है, स्किल सेट उनके पास है। तो जो बेसिक चीजें आप किसी फास्ट बॉलर में ढूंढते हैं वो सारी चीजें उनके पास है। कंसिस्टेंसी की बात जो मैं कर रहा था वो भी उनके पास है। अच्छा प्रदर्शन उन्होंने इस सीजन कहीं ना कहीं करके दिखाया है। और आगे आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट में जो फास्ट बॉलर जिनकी तरफ नजरें रहने वाली हैं, सो डेफिनेटली उनमें से एक होने वाले मेरे हिसाब से जरूर होंगे। उसके बाद पंजाब के मैच की बात की जाए तो रेयर फेलियर यहां पर अभिषेक शर्मा के लिए, बिकॉज अब तक वो फेल तो हुए ही नहीं थे। 6 मैचेस हो गए। पहला मैच था जिसमें उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए थे लेकिन छक्का वहां भी लगाया था। ये पहला मैच है जहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से छक्का नहीं लगा, उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी वो हैं, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। बताऊंगा उनसे आगे कौन चला गया है अभी। और इस सीजन 2 सेंचुरी उनके बल्ले से
आ चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके पंजाब की टीम ने रन बना दिए 169 और सामने जो गोवा की टीम थी वो 113 रन बना पाई, क्योंकि हरप्रीत बरार लगातार इस सीजन अच्छी गेंदबाजी इनसे देखने को मिली है। और जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि बहुत कम लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको देखने को मिलेंगे T20 क्रिकेट में इस वक्त। अगर आप देखेंगे जो गेंद को स्पिन कराते हैं, टर्न कराने की काबिलियत है, जो वेरिएशन है, एक जो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर वाली बात होती है, वो T20 क्रिकेट में बड़ा कम आपको देखने को मिलता है। डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो बड़े यूटिलिटी प्लेयर है। आपने पंजाब की टीम में भी देखा, शायद जितना पोटेंशियल इनका है उतना अभी तक आईपीएल क्रिकेट में देखने को मिला नहीं है, लेकिन यहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रह रहा है। इस मैच में भी उन्होंने 4 विकेट अगेन हासिल किए हैं 13 रन देकर के। इससे पहले भी वो विकेट्स लेते रहे, सो ही इज अमंग्स द विकेट इन दिस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर बात की जाए। उसके बाद आसाम के मैच की बात करते हैं, और आसाम के मैच में जब से बात कर रहा हूं इस सीजन, हर बार बात सिर्फ एक ही खिलाड़ी की हो रही है और उनके कप्तान रियान पराग की, और होनी भी चाहिए। और मुझे क्या लग रहा है, अभी ये जो परफॉर्मेंसेस पिछले 1 साल में रियान पराग से आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अब उस चीज को पीछे छोड़ देना चाहिए जहां हम सिर्फ मजाक में उड़ा दिया करते थे कि रियान पराग को इंडियन टीम का सीरियस कंटेंडर माना जा सकता है। देखो, टैलेंट उनमें अंडर 19 डेज से था, हमेशा से था। वो थोड़ा सा कई बार आपको आईपीएल में नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आप भटक जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको बड़बोलापन भी हो जाता है, बोल जाते हैं कि मैं इस सीजन इतने छक्के मारूंगा या वो करूंगा। उन सब चीजों से प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए। एक्चुअल चीज जो जज करने वाली है वो है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस बोल रही है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना T20 क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है। इस सीजन अब तक 6 मैचेस जो रियान पराग ने खेले हैं, 383 रन उन्होंने बनाए हैं। 95.75 की एवरेज है, 196.41 का स्ट्राइक रेट है, 29 छक्के उन्होंने मारे हैं, 6 मैचेस में से 5 50 है। लोएस्ट स्कोर उनका इस सीजन का 45 है, और उसमें ऐड करिए 8 विकेट भी उन्होंने लिए हैं। जो स्कोर्स हैं उनके इस सीजन के वो हैं 72, 76, 53, 76, 61 और 45। हर मैच में विकेट ले रहे हैं, रन बना रहे हैं, टीम को मैच जिता रहे हैं। और ये सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात थोड़ी है। आप इससे पहले प्रोफेसर देवधर ट्रॉफी में देख रहे थे, वहां पर वो बैक टू बैक 300 बना गए, और ईस्ट जोन की टीम को जो ब्लाइंडर उन्होंने फाइनल में खेली थी वो ऑलमोस्ट जिता ही गए थे ना। अगर वो एंड में आउट नहीं होते तो वो मैच भी वो फाइनल जिता के चले जाते हैं, और अकेले अपने दम पर वो ईस्ट जोन की टीम को फाइनल में लेके आए थे, वहां विकेट भी लिए। उससे पहले कि आप पिछले साल की परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आ रही है, और गेंदबाजी में लोगों को ऐसा लग सकता है कि विकेट ठीक है, आपको वही रियान पराग याद होगा जो साइड से गेंद फेंकता था। यार, पिछले 1 से 1.5 साल में जो डेवलपमेंट उनकी गेंदबाजी में हुआ है, आई डोंट नो कि अश्विन और चहल के साथ उन्होंने कितनी बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला जरूर था कि मैंने लीजेंड्स के साथ बात की है, सीखा है, समझा है, तो गेंदबाजी इंप्रूव की है। ये देख के आपको नजर भी आता है, बिकॉज अब वो प्रॉपर ऑफ स्पिन उनकी गेंदबाजी में आ रही है, और स्किल सेट गेंदबाजी का, क्योंकि 25 विकेट रणजी ट्रॉफी में ले जाना आसान नहीं होता। T20 क्रिकेट में क्या होता है कि बल्लेबाज आपके पीछे जाता है, मारने के लिए जाता है, तो वहां पर आपको विकेट मिल सकता है। बट जब आप डिफेंस में बल्लेबाजों को आउट करने लगे तो आपको उसके लिए स्किल सेट चाहिए होता है, और वो स्किल सेट कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में डेवलप किया है। और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्योर हार्डवर्क, क्योंकि ये सिर्फ गेंदबाजी की बात नहीं है, बल्लेबाजी में जो हिटिंग रेंज उन्होंने और डेवलप की है, शॉट्स जिस तरह से उन्होंने डेवलप किए हैं। एक था कि टैलेंट, आप टैलेंट के बेसिस पर मारते हैं, फिर उसको टैलेंट को नर्चर करना, हार्डवर्क करना, और नई चीजें अपने गेम में डेवलप करना। ज्यादा मौका अभी देखने का उतना मिला नहीं है टीवी पर बहुत सारे लोगों को उनको, लेकिन जब भी आगे देखेंगे आप उनको बेहतर पाएंगे। और इंडिया T20 क्रिकेट में जो नंबर 6 के आसपास का बल्लेबाज देख रही है, जो गेंदबाजी भी कर सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब के बाद वो सीरियस कंटेंडर होंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। उसके बाद बड़ौदा वर्सेस छत्तीसगढ़ के मैच की बात की जाए, सो अतीत सेठ अमंग द विकेट, बिकॉज इंडियन क्रिकेट को सबसे ज्यादा कोई चीज इस वक्त चाहिए तो वो चाहिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और जनरली आप देखते हैं कि बहुत सारे आपके पास ऐसे बैट्समैन आ जाते हैं कि जो जेंटल मीडियम पेस गेंदबाजी कर लेते हैं, और आप सोचते हैं कि ऑलराउंडर हो जाएंगे। बहुत कम प्लेयर ऐसे आते हैं कि जो प्योर फास्ट बॉलर हो और बल्लेबाजी कर सकता हो, अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हो, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर सकता हो। सो अतीत सेठ इज वन ऑफ देम।
इस सीजन उन्होंने, अगर आप बात करेंगे तो 5 मैचेस में, माफ कीजिएगा 6 मैचेस में 15 विकेट उन्होंने लिए हैं। और जो उनके गेंदबाजी रही है लगातार बड़ी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी रही है। जो पिछले 4 मैच उनकी बड़ी टीमों के खिलाफ रहे हैं उसमें एक में 3, एक में 4, 3-3 ऐसे करके उन्होंने विकेट्स लिए। नई गेंद से भी आउट कर रहे हैं और पुरानी गेंद से भी आउट कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली वर्सेस त्रिपुरा के मैच की बात की जाए तो वहां पर सुयस एक बार फिर से अपना जलवा दिखा रहे हैं। जब तक इनकी मिस्ट्री नहीं पकड़ी जाएगी ये गेंदबाज अनप्लेबल ही रहेगा। जो इस सीजन देखने को भी मिला है, 5 मैचेस में 15 विकेट है, आईपीएल में भी देखने को मिला था। फिलहाल तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई भी टीम ऐसी नहीं रही है या कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं रहा है जिसने सुयस शर्मा को सही पिक किया हो। तो जो मिस्ट्री वाला एलिमेंट है वो उनकी गेंदबाजी में कायम है। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, नहीं डिकोड किया जाएगा, तब तक उनको खेलना अनप्लेवेबल ही रहेगा। और उसी की वजह से सामने वाली टीमों को दिल्ली की टीम बड़ी आसानी से ऑल आउट कर दे रही है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो अपनी गेंदबाजी से दिल्ली की टीम को जिताने में प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल छठे राउंड के मैचेस और जो परफॉर्मेंस अब धीरे धीरे करके सम अप होने लगी है इस सीजन की, मैंने डिस्कस किया आपके साथ। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।